तो स्टूडेंट्स, चैनल स्टडी विद श्रेया पर आप सभी का पूरे जोश के साथ स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। वाओ, तो सीधा शुरू करें? बिल्कुल। तो सबसे पहले स्लाइड 1 देखते हैं, शरीर का तालमेल, लाइक वायर्ड वर्सेस वायरलेस। ओके। हमारे शरीर में ना 2 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, जो एकदम वायर्ड कनेक्शन की तरह है। वायर्ड मतलब काफी फास्ट होता होगा। हाँ, बहुत तेज, एक निश्चित जगह तक जाता है और थोड़े समय के लिए ही असर करता है। लेकिन जो दूसरा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा। ये ना लाइक एक वायरलेस सिस्टम है। ये धीमा है, खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और इसका असर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। मैम, एक डाउट है मेरा। हाँ जी। जब हमारा नर्वस सिस्टम इतना तेज और इतना बढ़िया काम करता है, तो हमें इस धीमे वायरलेस सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है और यहाँ पे ना एक एग्जाम अलर्ट है, सब ध्यान से सुनना। मैं नोट कर रहा हूँ। नर्वस सिस्टम सिर्फ झटके में काम करता है, लेकिन शरीर का होम्योस्टेसिस, मतलब जो हमारा आंतरिक संतुलन है ना, उसे लगातार बनाए रखने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम लगातार सिग्नल्स भेजता रहता है। गॉट इट। तो अब स्लाइड 2 पर आते हैं। ये जो वायरलेस सिस्टम के मैसेंजर होते हैं ना, इन्हें ही हम हार्मोन कहते हैं। ओके, हार्मोन्स। हाँ। अब इसकी 2 परिभाषाएं हैं। पुरानी यानी क्लासिकल सोच ये थी कि हार्मोन केवल ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हैं। और नई परिभाषा क्या है? नई मॉडर्न परिभाषा कहती है कि हार्मोन असल में नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, जो केवल सूचना देते हैं और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं। अरे वेट, मतलब इनसे हमें कोई एनर्जी या कैलोरीज नहीं मिलती? एकदम सही, इनसे कोई कैलोरी नहीं मिलती, ये बस डेटा भेजते हैं। और ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है स्लाइड में? ये भी एक एग्जाम अलर्ट है। मॉडर्न डेफिनेशन उन अंगों को भी कवर करती है जो प्रॉपर ग्रंथियां नहीं है, जैसे हमारा दिल या गुर्दा, ये भी हार्मोन बनाते हैं। अरे वाह, ये तो नई चीज पता चली है ना। तो अब स्लाइड 3 देखते हैं, ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के प्रकार, एक्सोक्राइन वर्सेस एंडोक्राइन। ओके। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें डक्ट्स यानी नलिकाएं होती हैं, जैसे पसीना या लार निकालने वाली ग्रंथियां। मतलब इनकी अपनी पाइपलाइन होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह। लेकिन दूसरी तरफ है एंडोक्राइन ग्रंथियां, जो डक्टलेस होती हैं। तो इनके पास पाइप नहीं होता? नहीं, ये अपना स्राव यानी हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती हैं, एकदम एक वायरलेस राउटर की तरह। मैम, मुझे ये पाइपलाइन और वायरलेस वाली एनालॉजी बहुत सही लगी, पर एक बात बताइए, इन वायरलेस सिग्नल्स को कंट्रोल कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हमारी स्लाइड 4 पर, द कमांड सेंटर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाँ, ये ना हमारे मस्तिष्क के डायंसिफिलॉन वाले हिस्से के एकदम निचले भाग में होता है। ओके। ये मेनली 2 तरह के हार्मोन निकालता है। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, जो ग्रंथियों को चालू करते हैं, जैसे GnRH। मतलब ये ग्रीन सिग्नल है। बिल्कुल। और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो रोकते हैं, जैसे सोमैटोस्टैटिन, जो ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। मैम, क्या ये जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या ये उसको भी कंट्रोल करता है और कैसे? हाँ, बिल्कुल करता है। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बताइए। हाइपोथैलेमस ना अग्रपीयूष यानी एंटीरियर पिट्यूटरी तक अपने मैसेज खून की नलियों के जरिए भेजता है। अच्छा, और दूसरे हिस्से को? जो पश्च पीयूष यानी पोस्टीरियर हिस्सा है, वो सीधे नसों यानी नर्व से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस के साथ। ओहो, मतलब एक तरफ खून और एक तरफ नसें। एग्जैक्टली। तो अब स्लाइड 5 पर आते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के एनाटॉमी। ओके। इसकी लोकेशन ना दिमाग में सेला टर्सिका नाम की एक हड्डी की गुफा में होती है। सेला टर्सिका, काफी फैंसी नाम है। अब इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला एडिनोहाइपोफिसिस यानी एंटीरियर, इसके अंदर पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया आते हैं। पार्स इंटरमीडिया का क्या काम है? ये MSH नाम का हार्मोन निकालता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग या पिगमेंटेशन कंट्रोल होता है। मैम, मुझे ना इस MSH वाले हिस्से को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या ये इंसानों में अलग से होता है? यही तो एग्जाम अलर्ट है आज का। इंसानों में ना पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टालिस के साथ पूरी तरह जुड़ा होता है, अलग से नहीं होता। अच्छा, ओके, मैंने ये नोट कर लिया। गुड। और दूसरा हिस्सा है न्यूरोहाइपोफिसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये खुद हार्मोन नहीं बनाता, बल्कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करता है।
जैसे ऑक्सीटोसिन और ADH। मतलब ये सिर्फ एक वेयर हाउस है। बिल्कुल सही। तो चलो अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन या GH हमारी बॉडी में ना संतुलन ही सब कुछ है। हाँ, बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए, जिसे हाइपोसिक्रीशन कहते हैं, तो बौनापन या ड्वार्फिज्म हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा निकल जाए तो उसे हाइपरसिक्रीशन कहते हैं, जिससे भीम कायता या जाइगैंटिज्म हो जाता है। शरीर बहुत लंबा हो जाता है। मैम, मेरे दिमाग में एक बहुत स्मार्ट सवाल आ रहा है। अच्छा, पूछो। अगर वयस्कों में मतलब अडल्ट्स में अचानक ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो क्या उनकी हाइट दोबारा बढ़ने लगेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अडल्ट्स में ना हड्डियां जुड़ चुकी होती हैं। तो फिर क्या होता है? इस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहते हैं। इसमें इंसान का चेहरा, जबड़ा और हाथ पैर विकृत होने लगते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं। बाप रे, ये तो खतरनाक है। हाँ, और इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण ना सालों तक छिपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता। डरावना है ये तो। हाँ, अब स्लाइड 7 देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी कमांडिंग हार्मोन्स। ओके, कमांडिंग क्यों? क्योंकि ये दूसरे को ऑर्डर देते हैं, जैसे TSH जो थायराइड को जगाता है, PRL यानी प्रोलैक्टिन जो स्तन ग्रंथियों का विकास और दूध का निर्माण करता है, और ACTH जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ऑर्डर देता है। मैम, तो क्या दूध पिलाने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ ये प्रोलैक्टिन ही संभालता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये एक एग्जाम अलर्ट भी है। ओके, तो सच्चाई क्या है? प्रोलैक्टिन केवल दूध का निर्माण यानी फॉर्मेशन करता है। अच्छा। लेकिन उस दूध को बाहर निकालने यानी इजेक्शन का काम कोई और हार्मोन करता है। अरे, वो कौन सा हार्मोन है? वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। ओहो मैम, आप तो सस्पेंस बना रही हैं। हाँ, तो अब स्लाइड 8 देखते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स यानी LH और FSH ये प्रजनन का आधार है। ओके, ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग काम करते हैं। बिल्कुल। पुरुषों में LH एंड्रोजन्स निकालता है और FSH शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और महिलाओं में? महिलाओं में LH अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जबकि FSH ओवेरियन फॉलिकल्स का विकास करता है। मैम, ये सब सुनकर एक सवाल आया कि ये हार्मोन जीवन में कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये दोनों हार्मोन यौवन यानी प्यूबर्टी के दौरान हमारे प्रजनन अंगों को परिपक्व बनाते हैं। गॉट इट। तो अब आ गए हम स्लाइड 9 पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब मैं वो सस्पेंस खोल देती हूँ। हाँ प्लीज। दूध बाहर निकालने वाला काम कौन करता है? वो काम करता है ऑक्सीटोसिन। अरे वाह। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, डिलीवरी के टाइम जो प्रसव पीड़ा या लेबर पेन होता है ना, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है, गर्भाशय के सिकुड़ने से। ये तो काफी पावरफुल हार्मोन है जी। और दूसरा हार्मोन कौन सा है यहाँ? दूसरा है वैसोप्रेसिन, जिसे ADH भी कहते हैं। ये हमारी किडनी से पानी सोखता है ताकि पेशाब के जरिए शरीर का पानी बर्बाद ना हो। अच्छा मैम, अगर शरीर में ADH कम हो जाए तो क्या इंसान को बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा? बिल्कुल सही पकड़े, और यहीं पर हमारा डिजीज अलर्ट है। ओके, मैं सुन रहा हूँ। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसमें इंसान को बहुत भयंकर प्यास लगती है और बार बार पेशाब आता है। इसे नोट कर लो। कर लिया मैम। मतलब ये शुगर वाली डायबिटीज नहीं है। एग्जैक्टली। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं। पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, ये ग्रंथि ना मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। ये हमारी 24 घंटे की सोने जागने की घड़ी यानी डायोनल रिदम को सेट करता है। मतलब जब हम दूसरे देश जाते हैं और नींद नहीं आती तो क्या इसी ग्रंथि का सिस्टम बिगड़ता है? एकदम सही। और ये एक बड़ा एग्जाम पॉइंट है। जो जेट लैग होता है ना, या शिफ्ट ड्यूटी में नींद नहीं आती, उसका मेन रीजन पीनियल ग्रंथि के चक्र का बिगड़ना ही है। वाओ, ये तो बहुत रिलेटेबल है ना? इसके अलावा ये हमारे तापमान, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी पर भी असर डालता है। सही है। आगे क्या है? आगे है स्लाइड 11, थायराइड ग्रंथि BMR का कंट्रोल रूम। इमेजिन करो, गले में श्वास नली यानी ट्रेकिया के दोनों तरफ ये ग्रंथि होती है। बटरफ्लाई जैसी। हाँ, और इसके दोनों लोब्स इस्थमस नाम के एक ब्रिज से जुड़े होते हैं। ये मेनली T3, T4 और TCT हार्मोन निकालती है। ओके।
और इन्हें बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसका मेन काम है हमारे बीएमआर को कंट्रोल करना। मैम ये बीएमआर का आसान मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषाओं में बताऊं तो आराम की स्थिति में, जब आप कुछ नहीं कर रहे, तब हमारा शरीर कितनी ऊर्जा खर्च करता है जिंदा रहने के लिए, वही बीएमआर है। अच्छा, मतलब आइडलिंग स्पीड। एग्जैक्टली। अब स्लाइड 12 देखते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स, जब इसका संतुलन बिगड़ता है। क्या क्या बीमारियां होती हैं? अगर थायराइड की कमी हो जाए, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो गले में सूजन आ जाती है, जिसे घेंगा या गॉइटर कहते हैं। ये तो सुना है मैंने। और अगर प्रेगनेंसी में कमी हो जाए तो बच्चे में क्रिटिनिज्म हो जाता है। इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और बहरा गूंगा भी हो सकता है। अरे मैम एक मिनट, स्लाइड 6 में हमने ड्वार्फिज्म पढ़ा था, उससे भी ग्रोथ रुकती है और यहाँ क्रिटिनिज्म में भी, तो एग्जाम में दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे? ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है और यही हमारा एग्जाम पॉइंट भी है। ओके, बताइए मास्टर टिप। मास्टर टिप ये है कि ड्वार्फिज्म में सिर्फ हाइट छोटी होती है बच्चे की। अच्छा। हाँ, लेकिन क्रिटिनिज्म में बच्चे का दिमागी विकास भी पूरी तरह रुक जाता है, वो मंदबुद्धि रह जाता है। ये मेन डिफरेंस है। गॉट इट। और अगर थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। इसमें इंसान का वजन तेजी से गिरता है और आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। डरावना है काफी। हाँ, चलो अब स्लाइड 13 पर आते हैं। पैराथायरॉयड और थाइमस, हड्डी और ढाल। ओके, ये पैराथायरॉयड क्या है? ये ना PTH नाम का हार्मोन निकालता है। इसका काम है खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, मतलब ये हाइपर कैल्सीमिक है। खून में कैल्शियम? पर वो तो हड्डियों में होता है ना? हाँ, तो जब खून में कैल्शियम कम होता है तो ये हमारी ही हड्डियों को थोड़ा घोलकर और किडनी और खाने से कैल्शियम खींचकर खून में डाल देता है। बाप रे, अपनी ही हड्डियों को घोल देता है? हाँ, क्योंकि खून में कैल्शियम बहुत जरूरी है। और दूसरी ग्रंथि है थाइमस, जो शरीर की ढाल है। ढाल कैसे? क्योंकि ये थाइमोसिन्स निकालता है। ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग देता है और हमारी इम्यूनिटी बनाता है। मैम मैंने देखा है कि दादा दादी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या उनका थाइमस कमजोर हो जाता है? बहुत सही ऑब्जर्वेशन है और ये एक एग्जाम पॉइंट भी है। उम्र बढ़ने के साथ ना थाइमस ग्रंथि सिकुड़कर लगभग गायब होने लगती है। अच्छा, इसीलिए बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्लाइड 14 पर। एड्रीनल मेड्यूला, फाइट और फ्लाइट। लड़ो या भागो। हाँ, ये किडनी के ठीक ऊपर होता है। इसके अंदरूनी हिस्से से इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ये तो एकदम इमरजेंसी वाला सिस्टम है। बिल्कुल। दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने आना, रोंगटे खड़े होना, जिसे पाइलोइरेक्शन कहते हैं, और पुतलियां फैल जाना, और शरीर में एकदम से ग्लूकोज बढ़ जाता है। मैम ये तो ऐसा है जैसे अचानक सामने कोई जंगली जानवर आ जाए। एकदम सही एनालॉजी। इसे एग्जाम पॉइंट से जोड़ते हैं। इन हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। ये शरीर को सेकंडों में लड़ने या भागने के लिए तैयार कर देते हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये। हाँ, अब स्लाइड 15 देखो। इसी एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी हिस्सा, जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसमें 3 जीवन रक्षक परतें होती हैं। कौन कौन सी? बाहर से अंदर की तरफ चले तो बाहरी परत है ग्लोमेरुलोसा, जो नमक और पानी का बैलेंस बनाती है। मध्य परत है फसिक्युलाटा, जो कार्बोहाइड्रेट और स्ट्रेस से लड़ती है। ओके, और तीसरी सबसे आंतरिक परत है रेटिक्युलरिस, जो सेक्स स्टेरॉइड निकालती है। सॉरी मैम, इन तीनों लेयर्स के नाम बहुत ही मुश्किल हैं। इन्हें एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? कोई बात नहीं, इसके लिए एक बहुत ही मस्त शॉर्ट ट्रिक है। GFR, G से ग्लोमेरुलोसा, F से फासिक्युलाटा और R से रेटिक्युलरिस। अरे वाह, GFR, ये तो इजी है। हाँ, और यहाँ एक डिजीज अलर्ट भी है। कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी से एडिसन्स डिजीज होती है, जिसमें इंसान को बहुत गंभीर कमजोरी आ जाती है। नोट कर लिया मैंने। गुड। अब स्लाइड 16 पर चलते हैं। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित मतलब मिक्स्ड? हाँ, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी। ये ना हमारे खून में शर्करा यानी शुगर के संतुलन को एक सीसॉ की तरह मैनेज करता है। सीसॉ की तरह कैसे? देखो, इसके अल्फा सेल्स ग्लूकोगॉन निकालते हैं, जो खून में शुगर बढ़ाते हैं, और बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं, जो शुगर घटाते हैं। तो मैम, जिसे हम आम भाषा में
शुगर की बीमारी कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? बहुत जरूरी सवाल है और ये एक बड़ा डिजीज अलर्ट है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो खून में शुगर बढ़ जाती है। इसी बीमारी को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो इससे होता क्या है शरीर में? जब ऐसा लंबे टाइम तक रहता है तो शरीर में हानिकारक कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं जो बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। बाप रे, ये तो सच में सीरियस है। हाँ, तो अब स्लाइड 17 पर आते हैं। नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन्स, छिपे हुए हार्मोन। छिपे हुए? हाँ, स्टूडेंट्स को ये जानकर सरप्राइज होगा कि कुछ अंग जो प्रॉपर ग्रंथियां नहीं है वो भी हार्मोन बनाते हैं। लाइक कौन से अंग? जैसे हमारा दिल ANF निकालता है जो ब्लड प्रेशर कम करता है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन निकालती है जो लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। और पाचन तंत्र? हाँ, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन और CCK जैसे हार्मोन निकालता है। अरे वाह, मतलब हमारा दिल सिर्फ धड़कता नहीं, हार्मोन भी रिलीज करता है। बिल्कुल, ये हमारे आंतरिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अमेजिंग। अब स्लाइड 18 देखो, मैकेनिज्म। आखिर ये हार्मोन कोशिकाओं के अंदर काम कैसे करते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इसके काम करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है पेप्टाइड्स जैसे इंसुलिन। ये ना सेल के अंदर नहीं घुस सकते। वेट, पेप्टाइड सेल के अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो लिपिड में घुलनशील नहीं होते और हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। तो फिर वो अपना काम कैसे करवाते हैं? वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही जुड़ जाते हैं और अंदर एक सेकंड मैसेंजर बनाते हैं जैसे CAMP या कैल्शियम आयन। फिर वो मैसेंजर अंदर जाकर काम करता है। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल। ये लिपिड में घुल जाते हैं तो ये सीधे सेल के अंदर घुसकर न्यूक्लियस में जाते हैं और DNA या जीन एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। मतलब उन्हें सेकंड मैसेंजर नहीं चाहिए? एकदम सही, और यही हमारा एग्जाम पॉइंट है। सेकंड मैसेंजर केवल पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन बनाते हैं, स्टेरॉइड नहीं। ओके, इसे तो अच्छे से हाईलाइट कर लेता हूँ। गुड। अब स्लाइड 19 पर आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारे शरीर का ऑटोमेटिक सेंसर है। ऑटोमेटिक सेंसर? हाँ, इसमें 2 तरीके होते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो एक ब्रेक की तरह है, जैसे शुगर बढ़ी तो इंसुलिन निकला और शुगर नॉर्मल होते ही इंसुलिन निकलना बंद हो गया, ब्रेक लग गया। काफी स्मार्ट सिस्टम है। और पॉजिटिव फीडबैक क्या है? वो एक्सेलरेटर की तरह है। जैसे जब शिशु माँ का दूध पीता है तो शरीर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकालता है जिससे और दूध आता है। ये प्रक्रिया को बढ़ाता है। मैम, इन दोनों में से शरीर के लिए ज्यादा जरूरी कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है क्लास। शरीर का होम्योस्टैसिस मुख्य रूप से नेगेटिव फीडबैक के जरिए ही काम करता है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। गॉट इट। तो अब हम अपनी सेकंड लास्ट स्लाइड पर हैं, स्लाइड 20, एग्जामिनर्स ट्रैप्स। यहाँ वो जाल है जहाँ आप लोग गलती कर सकते हो। बताइए बताइए। पहला ट्रैप, डायबिटीज मेलिटस वर्सेस डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, मेलिटस शुगर वाली और इंसिपिडस ADH और पानी वाली। बिल्कुल। दूसरा ट्रैप, TCT कैल्शियम घटाता है जबकि PTH कैल्शियम बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा, प्रोलैक्टिन दूध बनाता है लेकिन ऑक्सीटोसिन दूध निकालता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। और चौथा, MSH की लोकेशन, ये एंटीरियर में नहीं बल्कि पार्स इंटरमीडिया में होता है। मैंने इन सारे ट्रैप्स का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब तो एग्जामिनर हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। वेरी गुड। तो अब हमारी फाइनल स्लाइड, स्लाइड 21, मेमोरी बूस्ट और समरी। यस मैम। आज के ट्रिक्स याद रखना। एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए GFR और एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स के लिए FLATPIG यानी फ्लैट पिग। ओके, ट्रिक्स बहुत हैंडी हैं। हाँ, और फाइनल एडवाइस ये है कि हमेशा कॉज, प्रोसेस और रिजल्ट की चेन याद रखना और एक्रोमेगेली और कीटोन बॉडीज जैसे कीवर्ड्स को आंसर में बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच मैम। आज का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यू आर वेलकम। पर स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहती हूँ। कैसा सवाल? जरा सोचिए, अगर किसी वजह से हमारे शरीर में अचानक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, अरे बाप रे, तो इंसुलिन और ग्लूकोज के स्तर का क्या होगा?
क्या हम उस बेकाबू सिस्टम के साथ जिंदा रह पाएंगे? इस पर गहराई से सोचना। ये तो सच में काफी माइंड ब्लोइंग थॉट है। सब लोग इस पर जरूर सोचना। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। कीप स्टडिंग।